को, मीडिया को ओपिनियन पोल और सर्वे आदि के जरिए इन्होंने जो अपने आप को आगे दिखाया सीटों के हिसाब से, जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह ही आप लोगों को रिजल्ट सुनने के लिए मिलेगा और नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चुनावी संग्राम छिड़ा है। राजनीतिक दलों की सेना आमने सामने के मुकाबले में है। कोई आरोपों के तीर चला रहा है तो कोई जुबानी तलवार। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग, उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? इस चुनावी महासंग्राम में अपनों और परायों का भेद भी खत्म हो चुका है। कल तक दुश्मनी का दम भरने वाले राजनीतिक दल सहयोगी बनकर अपने विरोधियों पर आरोपों के बम बरसा रहे हैं। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा। 2 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश का ये चुनावी संग्राम अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए राजनीतिक दलों की सेनाएं जहां अपना आखिरी जोर लगा रही हैं, वहीं इनके सिपह सालार मैदान में कसकर ठोक रहे हैं ताल। और याद रखना, एक दूसरा दल और है, वो पत्थर वाली सरकार वाला। सुना है उनकी भी भाषा बदल गई है और उनकी भाषा में अब कहने लगी हैं कि अब की सरकार बनी तो हम न मूर्ति लगाएंगे, न स्मारक बनाएंगे, विकास करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में यूं तो चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, लेकिन यहां असल मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम भैया और बहन जी के बीच हो रहा है। इसीलिए एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। केंद्र की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी आया है? मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। उत्तर प्रदेश के इस संग्राम में बीजेपी को जहां पीएम मोदी से जीत की आस है, वहीं अखिलेश यादव के पास अपनी विरासत का ताज है। लेकिन चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर बहन जी की ही साख है। दरअसल यूपी का ये चुनाव मायावती के लिए अपना अस्तित्व बचाने की जंग भी बन चुकी है, क्योंकि उन पर दोनों तरफ से हो रहे हैं जबरदस्त प्रहार। बीएसपी की क्या पहचान? हमारी बुआ से सावधान रहना, हमारी बुआ से सावधान रहना, ये बताने आया हूं आपको। आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी, ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव-गांव जाके बताते थे, नहीं बताते थे? व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कैसे मायावती लड़ रही हैं अपने विरोधियों के साथ जंगे जुबानी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में क्यों मायावती के लिए जीत जरूरी है। और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि यूपी में गठबंधन की राजनीति क्या एक बार फिर बन रही है मजबूरी। बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यह गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, व्यक्ति विशेष पे आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में 140 सीटों का मतदान हो चुका है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां अखिलेश विकास का नारा लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट की आस लगाए बैठी हुई है। और मायावती की निगाहें
दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। यूपी में चुनावी मुकाबला जितना कड़ा है उतना ही मसालेदार भी बन गया है। लेकिन ये चुनाव बेहद अहम भी है, खासतौर पर मायावती के लिए, जिनके एक तरफ समाजवादी पार्टी का कुआं है और दूसरी तरफ बीजेपी की खाई। कमर शंख बजाएगा, दिल्ली जाएगा। कमर शंख बजाएगा, दिल्ली जाएगा। कमर शंख बजाएगा। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका दलित आधार हर चुनाव क्षेत्र में अटूट रहा है। जीतेगी माया बहन हमारी रे। लेकिन 2007 में यूपी के चुनाव में दलित ब्राह्मण गठजोड़ की सोशल इंजीनियरिंग ध्वस्त होने के बाद मायावती ने अपना फॉर्मूला पूरी तरह से बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में मायावती ने यूपी के चुनाव में मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। दरअसल मायावती राज्य के 21% दलित और 19% मुसलमानों को जोड़कर एक टिकाऊ और जिताऊ गठजोड़ खड़ा करने की कोशिशों में हैं और अपने इसी चुनावी फॉर्मूले को कामयाब बनाने के लिए वो हर उस छोटे से छोटे मुद्दे पर सफाई भी पेश कर रही हैं जिस पर पहले मुसलमान उनसे नाराज रहा करते थे। अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर मायावती अपनी एक एक चाल बेहद खामोशी और सफाई के साथ चल रही हैं। उन्होंने न सिर्फ 100 के करीब मुसलमानों को टिकट दिया बल्कि माफिया माने जाने वाले मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से बीएसपी में शामिल कर उन्हें साजिश का शिकार गरीबों का मसीहा तक बता दिया। अब मैं मुख्तार अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करने का फैसला लिया। मायावती अपने खिलाफ चलने वाली हर अफवाह का खुलकर जवाब भी दे रही हैं। उन्होंने चुनावी रैली में ये वादा भी किया है कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगी। बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह फैला दी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है। इस किस्म की अफवाहें फैला दी। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से मैं एडवांस में आज बताना चाहती हूँ, यदि हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। मायावती की इतनी साफगोई और दरियादिली के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उन्हें वोट देंगे? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर मायावती की चुनावी जीत और हार काफी हद तक निर्भर है। दरअसल मायावती ने यूपी की 400 में से 100 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो मुसलमानों के बुनियादी मसलों, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वक्फ संपत्तियों की लूट जैसे मसलों पर बात नहीं कर रही, बल्कि दूसरी पार्टियों की तरह मुसलमानों को सिर्फ डरा रही है कि बीएसपी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी यूपी की सत्ता में आ जाएगी। मायावती की मुश्किल ये भी है कि उनकी पार्टी में कायदे के मुसलमान नेताओं की कमी है। उनके पास ऐसे मुसलमान चेहरों की कमी है जो मतदाताओं को उनकी बदली हुई नीयत का यकीन दिला सके। मायावती ने जो 100 मुसलमान उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, उनमें से ज्यादातर सत्ताधारी पार्टियों के करीब रहने वाले व्यापारी और ठेकेदार हैं, जिन्हें पैसों से चुनाव प्रबंधन करने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राजनीति में नए आए उनके बेटे हैं, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की छवि एक बड़े नेता की बजाय मायावती के वफादार के तौर पर ज्यादा रही है। मायावती का अवसरवादी अतीत भी मुसलमान वोटर्स के लिए शंका की एक वजह बन गया है। मायावती बीजेपी के साथ मिलकर कई बार यूपी में सरकार बना चुकी है। इतना ही नहीं, वो गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार भी कर चुकी है। शायद इन्हीं तथ्यों की वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी मुस्लिम वोटर्स को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुसलमानों को रिझाने के लिए अलग से कोई कोशिश करता नजर नहीं आया। शायद उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश का फायदा उन्हें अपने आप मिलने जा रहा है। लेकिन मायावती का क्या? उन्होंने तो दलित मुस्लिम गठजोड़ पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया है। बीजेपी का जातिवादी व दलित विरोधी चाल, चरित्र, चेहरा व नीति व नियत होने का भी साफ पता चलता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ, यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को ख़त्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से सुनने के लिए भी मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से हटाना है, स्कैम हटाना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने, मायावती जी। अरे बीएसपी का नाम क्यों लेते हो आप? बीएसपी के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं, कभी कभी रक्षाबंधन भी आपने मनाया है और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहावत मशहूर है कि यहाँ वोट नेता को नहीं जाति को दिया जाता है। यहाँ करीब 14.16 करोड़ वोट है। ऐसा माना जाता रहा है कि यूपी में जिस पार्टी को 30% वोट मिलेंगे उसकी जीत तय मानी जाती है। लेकिन सूबे के ये 30% वोट 4 बड़ी जातियों के बीच फंसे हैं। उत्तर प्रदेश में 23% अगड़ी जाति के वोट हैं, तो 41% पिछड़ी जाति के। राज्य में करीब 21% दलित वोटर हैं, तो 19% मुसलमान हैं। खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव यहां मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, तो वहीं मायावती दलितों की। खास बात यह है कि जाति के इसी खेल को मायावती खुलकर स्वीकार करती भी रही है। हम मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपना वोट सपा व कांग्रेस पार्टी को न देकर इन्हें एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी के ही उम्मीदवारों को देना है, जिनको उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की सीट पर अकेले ही दलितों का लगभग 22-23% वोट जरूर मिलेगा। और खासकर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार जरूर चुनाव जीत जाएंगे, बशर्ते मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को देकर बांटे ना। वरना इसका फिर इस चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी को ही सीधा फायदा मिल जाएगा। 3 महीने पहले 9 अक्टूबर को एक रैली में मायावती ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का ये नया फॉर्मूला अच्छी तरह समझा दिया था। लखनऊ की रैली में मायावती ने कहा, मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुसलमानों और दलितों के वोट मिलने से ही बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। मुसलमान उन सीटों पर अपना वोट समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को देकर मुस्लिम समाज के वोट न बांटे। ऐसा करने से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी को फायदा होगा। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। दरअसल उत्तर प्रदेश में जाति के इसी चक्रव्यूह ने कांग्रेस को राज्य में 27 सालों से सत्ता से बाहर रखा है। यूपी में बीजेपी भी 14 साल से सत्ता से बाहर है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में हुए ध्रुवीकरण ने उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को एकजुट कर दिया था और यही वजह थी कि 2012 के विधानसभा चुनाव में 15% वोट पाने वाली बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 42.43% वोटों के साथ 80 में से 71 सीटें जीत ली थी। दिलचस्प बात यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 21% दलित वोटरों के बावजूद मायावती लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन इस बार
दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए मायावती ने बड़ा दांव चल दिया है। मायावती का गणित है कि राज्य के 19% मुसलमान और 21% दलित उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यहां 19% मुसलमान हैं, जिनका सूबे की 143 सीटों पर खासा प्रभाव है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों की आबादी 20 से 30% है। वहीं 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यही वजह है कि मुस्लिम वोटों को लेकर यूपी चुनाव में मचा है जबरदस्त घमासान। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। हमारी बुआ से सावधान है ना, ये बताने आया हूं आपको। आज अखबार पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ लिया होगा कि हमारी बुआ कह रही है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे। ये तो जनता ने पहले ही फैसला कर दिया और अभी तो पहला ही चरण शुरू हुआ है। लेकिन सावधान है ना, ये रक्षाबंधन भी मिला देती नहीं कभी कभी, इसलिए इनका रक्षाबंधन न बन पाए और बीजेपी से समझौता न कर पाए। इसलिए समाजवादियों की जहां सरकार बन रही है, आप लोग भी मदद कर देना, सहयोग कर देना, पूरे बहुमत की सरकार बना देना। आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी, ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव गांव जाके बताते थे कि नहीं बताते थे? बताते थे कि नहीं बताते थे? उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उन सबको वो जेल में भेज देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने किया क्या? जो लोग मायावती को सबसे प्रिय थे, मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही 2-4 महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, यूं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में डिमोनेटाइजेशन, कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न और किसानों के मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जाति को माना जाता है और जाति के इसी हाथी पर सवार होकर मायावती ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। यूपी की राजनीति में सत्ता का गणित दलितों के दिल से होकर गुजरता है। राज्य की आबादी में 21% दलित वोटर समय के हिसाब से लोगों को आजमाता और जिताता रहा है। दलित ने कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी सभी को मौका दिया है। जहां मन किया वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहने में भी हिचके नहीं है। मौजूदा चुनाव में भी सभी दल दलितों को साधने में जुटे हुए हैं। यूपी के 21% दलित 66 उपजातियों में बटे हुए हैं, जिनमें 13% वो जाटव भी शामिल हैं, जिनकी मायावती नुमाइंदगी करती है। लेकिन 2012 के पिछले विधानसभा चुनाव और 2014 के पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दलित सीटों पर भी अपना दमखम नहीं दिखा सकी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी राज्य की 85 सुरक्षित सीटों में से 15 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 58 सीटें जीती थी। यहां खास बात यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक भी सुरक्षित सीट पर कब्जा नहीं जमा सकी थी। यही वजह है कि यूपी का मौजूदा चुनाव उनके लिए अस्तित्व का चुनाव बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर
अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। ना एक दूसरा दल और है, वो पत्थर वाली सरकार वाला। सुना है उनकी भी भाषा बदल गई है और उनकी भाषा में अब कहने लगी हैं कि अब की सरकार बनी तो हम न मूर्ति लगाएंगे न स्मारक बनाएंगे, विकास करेंगे हम तो पूछना चाहते हैं, आपका लखनऊ का विकास तो हमने देखा है। लखनऊ में जो हाथी लगाए हैं पत्थर के बड़े बड़े, वो 9 साल से हम देख रहे हैं वैसे के वैसे खड़े हैं। जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं, बैठे हाथी अभी तक बैठे हैं, और 9 साल से बैठे हुए हाथी खड़े नहीं हुए और खड़े वाले हाथी अभी तक बैठे नहीं। कौन भरोसा करेगा इन पर? और घबरा के एक दिन कह रही कि हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, इसलिए भरोसा मत करना है इन पर, बहुजन समाज पार्टी पर और पत्थर वाली सरकार पर। और आपको याद होगा बीजेपी से मिलकर के कई बार ये लोग रक्षाबंधन मना चुके हैं। बताओ रक्षाबंधन मनाया क्या नहीं मनाया इन्होंने? इसलिए कौन भरोसा करेगा इन पर? हो सकता है हमारी बुआ मिल जाए उनसे बाद में, इसलिए सावधान रहना उनसे भी। सपा सरकार का मुखिया अब अपने हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी, खासकर स्मारकों व पार्कों आदि में स्वागत मुद्रा में लगे हाथियों का गुणगान आदि करना कदापि नहीं भूलता है। और हो सकता है कि अब ये हाथी इनको सपने में भी जरूर परेशान करते होंगे। मायावती ने मुस्लिम दलित फॉर्मूला चल दिया है। एसपी कांग्रेस ने गठबंधन करके विरोधियों को मात देने का दांव चल दिया है। अब 23% अगड़ी जातियों के वोटों पर दावा जताने वाली बीजेपी भी यूपी की इस चुनावी रेस में बनी हुई है। जाहिर है एक तरफ भैया हैं, दूसरी तरफ मोदी जी और तीसरी तरफ अकेली खड़ी हैं बहन जी। बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। सरकार बनाए, चलो चले सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में यूं तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है, लेकिन मायावती के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा बन चुका है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों अपनी सत्ता गंवाने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हाथी अब तक कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा सका है। 2007 में राज्य की 403 में से 206 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाली मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में 25.91% वोट हासिल करने के बाद भी 80 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, और अगर ये चुनाव भी वो हार जाती है तो उनकी पार्टी बीएसपी पर इसका दूरगामी असर पड़ेगा। यही वजह है बड़े चेहरों के पार्टी छोड़ने के बाद भी मायावती पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हैं। वो बेहद खामोशी के साथ योजनाएं बनाती हैं और उनको अंजाम देती रही हैं। नए नारों और नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति इस चुनाव में क्या असर दिखाती है। हमारी पार्टी के ऊपर कोई भी उंगली उठाने से पहले इन्हें खुद के अपने गिरेबान में भी, इस मामले में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए कि खुद उनके अपने व उनकी पार्टी के दामन पर कितनी छींटे और धब्बे हैं। साथ ही वे अर्थात बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक नहीं बल्कि अनेकों गंभीर मामलों में फंसे रहे हैं तथा उन मामलों में उन्हें कैसे मुक्ति मिली है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है।
मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। याद रखना उन नेताओं के बारे में जिन्होंने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। सुना है हरदोई में कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। बच के रहना उन लोगों से, और इसलिए बच के रहना कि ऐसे लोग हमारी बुआ से कब समझौता कर लें इसका कोई पता नहीं। बताओ बुआ की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? इसलिए सावधान रहना इन लोगों से भी। और कौन जानता है कब समझौता कर ले? होली के बाद कौन सा त्योहार आता है? कहीं रक्षाबंधन तो नहीं आता? हो सकता है ये दोनों मिलकर के सरकार न बना लें। इसलिए सावधान रहना इन दोनों से, बिल्कुल सावधान रहना। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में बीएसपी को समाजवादी पार्टी से महज 4% वोट कम मिले थे। दरअसल यूपी में 4 से 5% वोट इधर से उधर होते ही पासा पलट जाता है। 2007-2012 के चुनाव नतीजे भी अगर गौर से आप देखें तो इनमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच हार जीत का अंतर सिर्फ इतने ही वोटों का रहा है। अब आगे मायावती के चुनावी चक्रव्यूह पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या है यूपी का चुनावी गणित। पिछले कई वर्षों से लगातार रेडियो पे मन की बात सुनने में मिल रही है। पहले रेडियो पे सुनाते थे मन की बात, अब टीवी पे भी सुनाने लगे हैं बीजेपी के लोग मन की बात। और अभी तक गरीब किसान गांव के लोग बीजेपी के नहीं समझ पाए मन की बात। कोई अगर मन की बात उनकी समझ पाया हो तो बता दो। लगातार मन की बात हो रही है। हम समाजवादियों ने कहा कि बहुत हो गई आपके मन की बात, कम से कम अब करो काम की बात। अगर कोई काम किया हो तो हमें बताओ कि कौन सा काम आपका जमीन पर पहुंचा है। यूपी की चुनावी राजनीति पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को पिछले 15 सालों में 26.64% वोट मिले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 57% सीटें जीती थी। मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों पर भी समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है। हालांकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बढ़ता भी रहा है। खास बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में यादव वोट बीजेपी के साथ गया था। अब समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए 65% यादव मुस्लिम वोट, 14% ब्राह्मण वोट, 30% गैर यादव ओबीसी वोट हासिल करना होगा। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने यादव मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी फॉर्मूले के हिसाब से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन ने अगड़ी जातियों के वोट खींचने की भी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जिसने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और चुनाव में उसका सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे स्थानीय बनाम बाहरी की इस लड़ाई में खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बता रहे हैं पीएम। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने यूपी में औसतन 62 सीटें जीती हैं। राज्य में बीजेपी का 17% सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। सवर्ण जातियों, गैर यादव ओबीसी, अन्य अति पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव दलितों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है। लेकिन उसके ये वोटर मौका देखकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के पाले में भी जाते रहे हैं। लोधा नेता कल्याण सिंह और ओबीसी नेता राजकुमार वर्मा ने जब बीजेपी छोड़ी थी तो उसका ये वोट बैंक उससे छिटका था। इसी तरह 2007 में जब मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला था
तो उसका ब्राह्मण वोटर भी बीएसपी में चला गया था। इसीलिए राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 60% सवर्ण, गैर यादव, गैर जाटव और पिछड़े वर्ग के वोट में से 32% वोट हासिल करने होंगे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले 3 जिलों में बीजेपी ने दलितों को अध्यक्ष बनाया है। एक आदिवासी समेत 3 पिछड़ी जाति के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। यही नहीं, बीजेपी ने बीएसपी छोड़कर आए अति पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जाहिर है बीजेपी की दलित वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश है। यही वजह है कि पीएम मोदी यूपी चुनाव से ठीक पहले भीम ऐप भी लेकर आए हैं। पहले और दूसरे चरण में अब मुझे लगता है हमारी स्पर्धा बसपा के रहेगी। आगे के चरणों में हमारी स्पर्धा समाजवादी पार्टी से होगी। प्रथम चरण में बसपा से हुए, द्वितीय चरण में भी यही पैटर्न होगा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में 2 चरण बनाए गए हैं। तो दूसरे चरण में भी बसपा से होगी, आगे पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से होगी, मगर सब जगह हम हैं। बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना कि पहले 2 चरणों के चुनावों के बाद तो आगे के चरणों के मतदान में बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि सपा से होगा, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिया गया इनका ये जवाब है, ताकि खासकर अल्पसंख्यक समाज का वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाए। और ये श्री अमित शाह की नई रणनीति है, चाल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में हुए प्रथम चरण के संपन्न हुए मतदान में बीजेपी की हालत काफी दयनीय रही है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ अखिलेश, दोनों को मायावती ने अपने निशाने पर ले रखा है। मायावती के बयानों से साफ जाहिर है कि उन्होंने सिर्फ दलित और मुस्लिम वोट पर अपना पूरा फोकस बनाया हुआ है। ये सपा सरकार का मुखिया 6 दिसंबर की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि की छुट्टी कभी रद्द कर देता है तो कभी बहाल कर देता है। इस प्रकार से इनके ऐसे रवैये से ये बात तो अब यहाँ जरूर 100% स्पष्ट हो जाती है कि सपा सरकार का मुखिया वास्तव में ही बबुआ है। पिछले 15 सालों में बीएसपी ने औसतन 128 सीटें जीती हैं। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बीएसपी का परंपरागत वोटर रहा है। अति पिछड़े वोट पर भी मायावती की पकड़ रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती को ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटर के कॉम्बिनेशन से सत्ता मिली थी, लेकिन 2012 में उनका ये समीकरण फेल हो गया था। अब दोबारा मायावती को यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए 60% दलित मुस्लिम वोट, 10% ब्राह्मण वोट और 27% अति पिछड़े वोट हासिल करने होंगे। और यही वजह है कि मायावती ने यूपी की 45% सीटों पर दलित और मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 66 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए ये विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। कमजोर और दलित वर्ग का चेहरा बन चुकी मायावती 1984 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर यूपी के कैराना से चुनाव लड़ी। मायावती ने 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से भी चुनाव लड़ा। पहली बार 1989 में उन्होंने बिजनौर से 8,879 मतों से लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंची। साल 1994 में मायावती पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी।
भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। साल 1997 में दूसरी बार, 2002 में तीसरी बार और चौथी बार साल 2007 में मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग यानी जातियों के गठबंधन को आजमाती रही। बीएसपी से दलितों, पिछड़े वर्गों के अलावा ब्राह्मण और मुस्लिम वर्ग को जोड़कर उन्होंने चुनाव में कामयाबी भी हासिल की। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का फॉर्मूला आजमाया। उन्हें 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत भी मिला था। मायावती कई विवादों में भी घिर चुकी। 2002 में उनका नाम ताज कॉरिडोर मामले में सामने आया। उन पर 175 करोड़ की परियोजना में बिना पर्यावरण विभाग की इजाजत के ही धनराशि जारी करने के आरोप लगे। सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 2007 में राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने केस चलाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का भी मुकदमा चला। बतौर मुख्यमंत्री मायावती की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है। पार्टी, संगठन और उम्मीदवारों के चयन पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। मायावती अपने विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करती हैं। खास बात यह है कि दलित जातियों में उनका प्रभाव कायम है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। वो अपनी पार्टी में रैली करने वाली इकलौती नेता है। उनकी पार्टी बीएसपी में दूसरी लाइन के नेता नजर ही नहीं आते। मायावती बार बार चुनाव में उम्मीदवार भी बदलती हैं, जिससे पार्टी में भीतरघात का खतरा बना रहता है। और उनके सख्त रवैये के चलते ही पिछले 1 साल में बीएसपी के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमाम खूबियों और खामियों के साथ मायावती ने राजनीति में कामयाबी का लंबा सफर तय किया है। 1977 में दलित नेता कांशीराम उन्हें सक्रिय राजनीति में लाए और 2006 में कांशीराम के निधन के बाद वो बीएसपी की अध्यक्ष बनी। लेकिन मायावती के लिए यह सफर इतना आसान भी नहीं था। 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी, तब मायावती स्कूल टीचर की नौकरी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गई थी। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे उत्तेजक नारों के सहारे कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर अपनी पार्टी बीएसपी की चुनावी बिसात बिछाई थी। लेकिन कांशीराम के पास भीड़ खींचने वाला कोई चेहरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने तेज तर्रार मायावती को अपने सेनापति के तौर पर चुनावी मैदान में आगे बढ़ाया। कांशीराम के उस वक्त के जितने भी लेफ्टिनेंट थे वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुसंख्यक दलित जाति है, जाटव जाति की नहीं थे। तो उन्हें पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का नेतृत्व जब तक हम किसी जाटव को नहीं देंगे तब तक किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने मायावती को चुना। क्या आप लोग मुझे इस गांव में या आसपास के इलाकों में एक भी ऐसे दलित परिवार का नाम बता सकते हैं जो कांग्रेस की पिछले 40 साल की बनाई योजनाओं के कारण फला फूला हो? सही बात है, सही बात है। तो अब क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये आबादी के 85% लोग जिनका दमन, जिनका शोषण किया जाता है, वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए? क्या आप लोगों को उस दिन का इंतजार नहीं है जब ये पूरी तरह से बहुसंख्यक लोग अपने हाथ में सत्ता लेकर अपने भाग्य का खुद परिवर्तन करें? कांशीराम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 85-84 के आसपास का एक वाकया कि जब मैं चंदोसी में था तो वो एक चुन्नी मोहल्ला, एक छोटा सा मोहल्ला है, उसमें घरों में जाकर महिलाएं उनको निकाल के लाईं और एक कुआं की जगत पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया। तो इस तरह से एक जज्बात और एक जो है आंदोलन इस तरह से खड़ा हो गया। कांशीराम और मायावती की जोड़ी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती और हारती रही। लेकिन हार का ये सिलसिला उस वक्त थम गया जब 1989 में मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया। 3 जून 1995 को मायावती ने पहली बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और 2006 में कांशीराम के निधन के बाद अपनी पार्टी बीएसपी की कमान भी। अगले ही साल यूपी के विधानसभा चुनाव होने थे और मायावती की पहली अग्नि परीक्षा भी। मायावती ने चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के उसी फॉर्मूले को आजमाने का फैसला किया जिसे बरसों पहले उनके गुरु कांशीराम ने गढ़ा था। पुनः पूरे ब्राह्मण समाज से एक बार ये अनुरोध करेंगे, दलित,
पिछड़ों और मुसलमानों के अलावा पहली बार ऊंची जातियों के कमजोर तबकों को भी मायावती ने लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों जैसी ऊंची जातियों के विरोध की अपनी पुरानी रणनीति को एकदम से पलट दिया। बीएसपी में अब एक नया नारा गूंजने लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा। नए नारे, नई रणनीति और बदलती सोशल इंजीनियरिंग। मायावती हर चुनाव में अपना पैतरा बदलती रही। वो गठबंधन करती और फिर उसे तोड़ती भी रही। लेकिन इस सब के बावजूद बीएसपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ है और इस चुनाव में फिर से मायावती ने एक नया नारा दिया है, सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला भी पेश कर दिया है। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के इस महासंग्राम में मायावती का हाथी विरोधियों को उड़ाएगा या फिर खुद ही उड़ जाएगा।